एनर्जी मीटर लास्ट लेक्चर में देखा था, एक बार रिकैप करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा सीरीज मैग्नेट, सॉरी शन मैग्नेट, और ये हमारा होता है सीरीज मैग्नेट। शन मैग्नेट के साथ इस तरीके से कॉइल लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल। और सीरीज मैग्नेट के साथ जो करंट लगा कॉइल लगा है उसे बोलते हैं करंट कॉइल। जो पैरेलल में लगा हुआ है ये प्रोपोर्शनल होता है इसका करंट वोल्टेज के, और करंट कॉइल का करंट लोड के साथ सीरीज में लगता है, इसलिए इसको सीरीज मैग्नेट बोलते हैं। और ये लोड के साथ पैरेलल में लगता है, इसलिए इसको शंट मैग्नेट बोलते हैं। अब ये हमारा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ये ब्रेक मैग्नेट, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, एल्यूमिनियम का डिस्क, रोटेटिंग मैकेनिज्म, इस तरीके से है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ड्राइविंग मैकेनिज्म, टेंशन कॉइल प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिंब शंट मैग्नेट carries proportional to supply voltage. Current coil is placed on two limb of series magnet, carries current proportional to load current. इसके बाद रोटेटिंग मैकेनिज्म है। A circular shaped aluminum disc is placed on the spindle. The speed is proportional to power consumed. उसके बाद बताया था मैंने ब्रेकिंग मैकेनिज्म। A permanent magnet is placed at the edge of aluminum disc. Its position is adjustable to the current and speed of the aluminum disc. Speed is inversely proportional to radius. Sorry यार, distance between the plates. अब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी? स्पीड कम हो। टोटल का देखा है ना अभी, कहाँ देखा था यार, देखिए इधर, देखिए ये क्या है, स्पिंडल है, और ये क्या है, ब्रेक मैग्नेट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ओम प्रकाश। इसलिए बोलता हूँ क्लास में आने से पहले और जाने के बाद एक बार पढ़ना है जो हम आज पढ़ें उसको। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है वी आई टू कॉस अल्फा साइन डेल्टा माइनस फाइव। अब ये बताया था फेजर डायग्राम, तो क्लियर होगा सबको। ये करंट कॉइल का भी सेम होता है, जिस तरीके से हमने डिराइव किया था। तो फाइनल एक्सप्रेशन इस तरीके से आया था, है ना। टी डी बराबर वी आई का एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ये याद रखना, 2 वी आई कॉस अल्फा साइन डेल्टा माइनस फाइव, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स करके बताया था। टू ऑब्टेन मैक्सिमम ड्राइविंग टॉर्क द एनर्जी मीटर फॉलोइंग दिस पैरामीटर शुड बी 0। क्या 0 होना चाहिए? हाँ हाँ, फॉलोइंग लिखा है। क्या चीज़ का रिएक्टेंस है ये? ठीक। टू ऑब्टेन मैक्सिमम ड्राइविंग टॉर्क the phase angle between potential coil flux and current coil flux should be 90 degree. The disc, huh? Yes, ठीक है। The disc properties should be conducting material but should not be मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है जी। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर
वर्क्स ओनली फॉर एसी। याद रखना, जितने भी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, जो भी इंडक्शन नाम लिखा है वो केवल एसी में वर्क करेगा। समझ पाए? ठीक शुभम? चलो आगे बढ़ते हैं। टू चेंज रोटेशन ऑफ डिस्क आइदर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल टर्मिनल शुड बी चेंज बट नॉट बोथ। उसके बाद बताया था ये हमारा एरर बराबर क्या आया था, वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव कॉस फाइव। परसेंटेज एरर बराबर साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव बटे कॉस फाइव। फार्मूला कॉपी बना रहे हो कि नहीं सब लोग? ये फार्मूला को अलग से लिखते जाओ, है ना? ठीक है सात्विक? सभी सब्जेक्ट का एक एक फाइल बनाते जाओ। मैं फाइलिंग किया था सबका, है ना? तो भाई इस सब्जेक्ट में मेरे को ये सब फार्मूले देखना है, तो उसको 10-15 मिनट में एग्ज़ाम के लास्ट दिन ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर अभी से सिनॉप्सिस बनाते आओगे तो लास्ट में बहुत आसान लगेगा, नहीं तो इसको रिकॉल करने में दिक्कत होगा। तो पूरा शुरू से पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ों को। जैसे मैंने डिजिटल पढ़ाया है, तो कल परसों टेस्ट है, तो एक दिन में कैसे रिवाइज करोगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? पढ़ना आसान रहता है, एक बार रिकॉल करना बहुत तकलीफ है ना? In order to read correct value, potential coil current should be lag by 90 degree. In order to read correct value, induction type energy meter should be highly inductive. ऐसा में चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सब लोग? आवाज़ क्लियर है मेरा? चलो देखो, अभी ये देखो एरर आया था, तो डेल्टा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब इसी को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, आवाज़ कट रहा है क्या मेरा? ठीक है कट रहा है। चलो अब देखो जरा, अब देखो सब लोग, यहाँ पर डेल्टा माइनस फाइव 90 के करीब होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, कौन बताएगा? देखो हम लोग प्रैक्टिकली मैंने बताया था कि इसको हाईली इंडक्टिव रखना पड़ेगा हमको। ये कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है जी? तो हमको
क्या करना है, प्रेशर कॉइल को हाईली कैसे बनाना है, इंडक्टिव नेचर का। कैसे पायल, याद है, हाईली इंडक्टिव नेचर का बनाना है। ये कैसे पॉसिबल है, क्या करते हैं हम लोग, कॉप हाँ वेरी गुड, कॉपर शेडिंग करते हैं। कॉपर शेडिंग डिवाइस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेग एडजस्टमेंट डिवाइस, या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, और क्वाड्रेचर क्वाइल, क्वाड्रेचर नहीं लिखा रह गया, क्वाड्रेचर एडजस्टमेंट डिवाइस। ये इसी को एक ही नाम है सबका, है ना, ये देखो ये सब एक ही चीज़ है ना, कुछ भी लिख के पूछ सकते हैं। अब ये देखो, आपको हाईली इंडक्टिव करना है, ठीक है ना, तो जो ये सेंट्रल लिम्ब था, है ना, सेंट्रल लिम्ब में का हमारा प्रेशर कॉइल लगा था जी सेंट्रल लिम्ब में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपर शेडिंग बैंड लगाते हैं, है ना। कॉपर शेडिंग बैंड एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, क्या बोल सकते हो, एक प्रकार का एडजस्टमेंट डिवाइस है, जो कि क्या काम करता है हमारा, जो भी कमी था इसमें उसको दूर करता है। देखो ये वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग में क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना जी, तो जो एक्स है वो उसका जो एंगल है वो लेस देन 90 होगा, इसको हम लोग नियरली इक्वल टू 90 लाना है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉपर का टर्न्स लगाना पड़ेगा अलग से, ये इस तरीके से यहाँ पर कॉपर का अलग से बैंड लगता है। कॉपर लगाने से इस तरीके से ये जो इंडक्टेंस का नेचर है वो बढ़ जाता है, ऐसा समझ में। तो ये यहाँ पर हम लोग कॉपर शेडिंग को डिवाइस या लेग एडजस्टमेंट डिवाइस या क्वाड्रेचर एडजस्टमेंट डिवाइस लगाते हैं, इसको हम लोग देख भी सकते हैं। देखो कॉपर शेडिंग बैंड ऑन एनर्जी मीटर, ऐसा करके। अभी तुम लोग के पास इंटरनेट है, हमारे ज़माने में सीधा रट लो वाला होता था, है ना, अभी देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा, अभी देखो ये, ठीक है ना, ये देखो कॉपर शेडिंग बैंड, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये वाला है जी, दिख रहा है सबको, ये वाला बैंड जो यहाँ पर लगा है कॉपर रिंग, तो कहाँ पर लगता है, शंट मैग्नेट के जस्ट नीचे, है ना, इस वाले रिंग में। इसका पोजीशन पूछ सकता है और इसका काम पूछ सकता है, अब आया समझ में, अब क्लियर सबको, है ना।
इसको लिखाने की ज़रूरत है कि समझ गए? यही है, टू इंक्रीज फेस एंगल, या बोल सकते हो इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, कॉपर शेडिंग बैंड, कॉपर शेडिंग बैंड, या फिर इसे बोलते हैं कॉइल, इज यूज्ड। अब क्लियर? बैंड भी बोलते हैं इसी को, कई जगह कॉइल भी बोलते हैं, है ना? अब दिखाया, अब याद रहेगा ना? ठीक है, इसको याद रखो। इस तरीके से। हाँ, क्या चीज़? हाँ हाँ, लिंक अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर लगाते हैं, लाइव भी दिखा सकता हूँ लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है ना, बस ये समझ लो। समझ गए? अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है। चलो, यहाँ तक क्लियर? एग्जाम में तुमको यही पूछेगा, है ना? बस इतना याद रखो। अब इसको ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, बस समझ जाना तुम लोग, है ना? समझ गए ना कहाँ पर लगता है कॉपर शेडिंग बैंड, और इसका काम क्या है, क्यों लगाते हैं, इतना याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अब इस कॉइल को जितने इसके पास ले जाएंगे वो क्या होगा, फेस एंगल बढ़ेगा। इसको दूर ले जाएंगे तो फेस एंगल कम होगा। ये एडजस्टेबल रहता है, जिसके हिसाब से हमको सेट कर सकते हैं। समझ पाए? इसको लिखा देता हूँ, इफ कॉपर शेडिंग कॉइल आर एडजस्टेड towards potential coil then phase angle increases। इसके जस्ट उल्टा क्या होगा जी, दूर ले जाएंगे तो, अवे करेंगे तो फेस एंगल डिक्रीजेस। इतना सफिशियंट है इसके लिए, इस टॉपिक के लिए। आगे बढ़ूँ? अब देखो, ब्रेकिंग टॉर्क बहुत
इम्पोर्टेंट है सब चीज़, क्योंकि ये डीप है ना, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन है ना हर जगह। जैसे जेई बनोगे, इसी का एप्लीकेशन है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ गया ना, क्योंकि यहीं से हमारा ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। टी बी से डिनोट करते हैं। इसका जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होता है एन टाइप्स ऑफ फाई के। यहाँ से न्यूटन कौन सा फैराडेस लॉ, K1 N फाई एम। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का टैग कांस्टेंट मिला। अब आई बराबर क्या हो जानते हो जी, ओम का नियम से, ई बाई जेड होता है ना। हाँ, आर या जेड, K1 N1 और ये फाई 1 N है, ये है ना। अब इसके बाद डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, जेड। अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो इक्वल होता है फाई एम आई इंटू आर के। यहाँ से आई का वैल्यू रख देंगे तो टी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई एम K1, यहाँ पर K2 होता है, K2 फाई एम आई आर, K1 और सामने में K2। समझ गए ना इसको, K2 होगा ये। हाँ, हाँ आगे आ रहा था, इसको लिख रहा हूँ बस अभी, ठीक है ना जी। आर बाई जेड। तो यहाँ से अब इसके बाद आगे टी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 और K2 दोनों को मिला के मैं K3 नाम देता हूँ। फाई एम का स्क्वायर N R बाई जेड। अब ये बताओ तुम लोग कि एक बार डिजाइन कर लेंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, और ये सप्लाई वोल्टेज की प्रोपोर्शनल है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये सब हट गया, टी बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के। ब्रेकिंग टॉर्क आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जी, ब्रेक हमेशा किसके अपोजिट में लगेगा, रोटेशन के। ये तो हाँ समझ गए ना, ये तो समझते हो गए। ब्रेकिंग हमेशा अपोजिट में लगता है। ब्रेकिंग टॉर्क एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्क रोटेशन। ऐसा समझ में, फिर से बताऊँ कि क्लियर हो गया। ब्रेक टॉर्क देखो एक बार सब लोग, क्लियर हो गया ये। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
एट स्टडी स्टेट कंडीशन, एट स्टडी स्टेट कंडीशन जो टी डी है, ब्रेक टॉर्क किसके बराबर होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, है ना। तो यहाँ से टी डी बराबर किसके बराबर हो जाएगा? K3 अभी बनाया है 5m का स्क्वायर एन बाई जेड इंटू कुछ है क्या? नहीं, बस इतना ही है ना। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा जी? जेड इंटू टी डी डिवाइडेड बाई K3 5m का स्क्वायर इंटू आर, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको गेट परीक्षा में पूछा था, है ना, डायरेक्ट पूछा था इसको गेट एग्जाम में। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। इस तरीके से एक्सप्रेशन क्या होगा उसका करेंगे। अब यहाँ से टी डी प्रोपोर्शनल होता है किसके? वी आई कॉस फाई के, होता है ना जी। तो यहाँ से ये देखो, ये सब कांस्टेंट है, तो टी डी यहाँ से क्या किसके प्रोपोर्शनल है? टी डी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यहाँ से स्पीड बराबर प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? वी आई कॉस फाई के, है ना। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू पावर, जो स्पीड है। मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ कि जो भी स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होता है पावर के। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में डी टी। तो पावर का इंटीग्रेशन क्या मिलता है? हम बताएगा। हाँ, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू किसके? एनर्जी कंज्यूम। यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमारा जो रोटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। क्लियर हो सबको? देखेंगे एक बार। वैसे ये सब कन्वेंशनल में पूछता है ना, आप लोग बस इतना याद रखो। जैसे एसएससी जेई कन्वेंशनल एग्जाम में पूछता है, लिखो करके इसको, प्रूव दैट रोटेशन ऑफ डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम। ये सब पूरा कहानी लिखोगे, समझ पाए? चलो, हमारे एग्जाम में तो टिक करने वाला है, जो फार्मूला बता रहा हूँ, जो ब्लैक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उन सब चीज़ों को याद रखेंगे आप। यहाँ तक क्लियर हो सब लोग? यहाँ तक क्लियर सबको? अगर यहीं पर ब्रेकिंग टॉर्क नहीं होता, डिस्क फ्रीली घूमते रहता, ये तो मोटर बन गया ना। हमारा एनर्जी कैसे मेजर कर पाए, है ना। तो उसको रोकने के लिए चाहिए कि नहीं, इसलिए ब्रेक मैग्नेट लगाते हैं, ब्रेकिंग मैकेनिज्म लगाते हैं, ताकि जो रोटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो पाए?
एनर्जी कंज्यूम किया, तो ये मोटर बन जाएगा। समझ पाए सब लोग? अब क्लियर सबको? ये तो कैलिब्रेशन बोलते हैं इसी को। इसको कैलिब्रेट करते हैं ताकि जितना रीडिंग, जितना घूमेगा उतना ही रीडिंग आए। अगर ये बताओ, अगर ज़्यादा घुमा तो क्या होगा जी? किसको नुकसान है? कंज्यूमर को नुकसान है। और कम घूमेगा तो बिजली कंपनी को नुकसान है ना? तो दोनों तरीके से दिक्कत है, इसलिए कैलिब्रेशन करते हैं ताकि हम लोग किसी को नुकसान ना हो। ठीक है ना जी? अब चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है, मीटर कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट, ये सब पढ़े थे डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में? कैसे जी? जरूरी है सब चीज़। इससे तो पता चलता है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो सुने ही नहीं रहोगे कुछ चीज़, ऐसा चीज़ भी होता है करके, है ना? तो यहाँ से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, जो जो इम्पोर्टेंट बोलता हूँ मैं उसको फोकस करके जाना एग्जाम में, है ना? ये सबको अलग से नोट करना। नंबर ऑफ, कई बार डायरेक्ट पूछ देता है इसी को, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय डिस्क दूसरा डिवाइडेड बाय एनर्जी रिकॉर्डेड इन किलो वाट आवर। ये हम इसका फार्मूला है, तो इसका यूनिट भी पूछ देता कई बार। देखो ये रिवॉल्यूशन है डिवाइडेड बाय किलो वाट आवर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी? कौन बताएगा? बोलो। थाउजेंड रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय किलो वाट आवर, ये इसका इम्पोर्टेंट है यूनिट, ये इसका यूनिट होता है। देखो यूनिट से खेलना सीखो, है ना? देखना, जैसे अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं यूनिट को देखता हूँ, भाई यूनिट क्या चीज़ है। आप लोग ये बताओ मेरे को, अगर ये तुमको रिवॉल्यूशन दिया है और के दिया है तो रीडिंग कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे जी? कैसे जी? देखो, के से डिवाइड करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को, तो अभी तो क्या निकलेगा? किलोवाट आवर। हाँ,